अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले एक नज़र उन खबरों पर जो आज हम अपने प्रोग्राम में लेने जा रहे हैं। 3 साल में लोड शेडिंग खत्म करेंगे, कोई जादुई फॉर्मूला है ना लफाजी के खुशनुमा बोल। नवाज शरीफ ने मंशूर पेश कर दिया। सूबे का बिल सेनेट से मंजूर, क्या नया सूबा बन जाएगा? तहरीक इंसाफ के दाखिली इंतखाबात तनाज़ात की जद में। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। आज पहली खबर शामी साहब के मंशूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन ने अपना जारी कर दिया। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है जी शाम को, और मंशूर जो है वो जारी कर दिया। एक अच्छी खबर है। तो सेलिएंट फीचर्स भी जरा बता दें इसके। देखिए, सेलिएंट फीचर्स तो उसके हैं। उन्होंने कहा एक तो भाई तनख्वाह जो है कम से कम 15,000 रुपये हो जाएगी। 3 साल में लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। GDP टू टैक्स रेशो जो है जी वो 15% तक बढ़ा देंगे। अच्छा, और फिर ये मुतअद्दिद बरात दी गई हैं। कहा है हर पाकिस्तानी को घर फराहम किया जाएगा, ठीक है। घर तामीर होगा, उसके लिए एक मनसूबा बनेगा बाकायदा। और फिर 30 लाख जॉब्स जो हैं वो नई क्रिएट होंगी। एग्रीकल्चर में खास तौर पर तवज्जो दी जाएगी, ठीक है ना। और फिशरीज और लाइफ स्टॉक जो है उसको डेवलप किया जाएगा। और एग्रीकल्चर में बड़ा पोटेंशियल है। अभी तो आपको पता कि जरदारी साहब ने जब कहा कि 100-200 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी एग्रीकल्चर से, तो हमारे उमर शामी साहब ने पूछा कि जनाब ये स्लिप ऑफ टंग है या क्या बात है? तो कहा नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर से इतनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है और नवाज शरीफ साहब ने उसी की तरफ इशारा किया है जी। और देखिए, ज़राअत को सनत का दर्जा दे दिया जाएगा और 2014 तक तालीम जो है उस पर 4% GDP का खर्च किया जाएगा 2014 तक। हाँ जी, यानी 2025 तक 2025 तक। 4% तक ले जाएंगे इसको। ठीक है। बल्दियाती अदारे जो है बनेंगे और फिर यह है कि 2 सूबे नए बनेंगे, 3 बल्कि हजारा, बहावलपुर, जनूबी पंजाब। ठीक है, ये बात भी इन्होंने कही है। और खास तौर पर यह कहा है कि जो डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट होगी ना, वो तमाम इंटेलिजेंस अदारों पर और दफाई अफवाज जो हैं हमारी मुसल्लह अफवाज, उनकी कारकर्दगी पर निगाह रखेगी। ठीक है। और वो भी कानून के मुताबिक जो है और आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगी। मीडिया को आज़ादी दी जाएगी, उसको मुस्तहकम किया जाएगा। जुडिशरी जो है उसको मुस्तहकम किया जाएगा। यानी ये वादे किए गए हैं। ठीक है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये एक बड़ा एतमाद पैदा करता है, पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा दिखाता है। अच्छा शम साहब, अब आता है मंशूर तो आ गया, काबिल अमल कितना है? नहीं, काबिल अमल देखिए, पाकिस्तान का पोटेंशियल बेताश है, बेपनाह है। और भी जो बिजली का बहरान है ना, उन्होंने कहा हम इसको 3 साल में जी 3 साल में खत्म कर देंगे। अभी देखिए, हमारा ये जो अगर गैस पाइपलाइन आ जाती है ईरान की, बन जाती है, 4000 मेगावाट बिजली आप पैदा कर सकेंगे। तो 4000 मेगावाट बिजली अगर आती है आपके सिस्टम में, तो बड़ी हद तक लोड शेडिंग खात्मा हो जाएगा। 6000 टोटल शॉर्टफॉल है। इसी तरीके से आप मंगला डैम जो है उसको में वुसअत दी जा रही है। तरबेला डैम जो है उसको वुसअत दी जा रही है। इसी नए डैम तमीर, नीलम जेलम हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है, नए डैम छोटे छोटे बन रहे हैं। और ये हमारी जो है अमेरिका की वज़ीर ख़ारिजा भी ये बात कह चुकी है बार बार, और ख़ुद अमेरिकी सफ़ीर ने भी कही है कि अमेरिका ऐसे मंसूबों की मुआवनत कर रहा है जो कोई 900 मेगावाट बिजली जो है उसका अजाफा हो जाएगा इस साल के अंदर अंदर। ठीक हमारे तो ये जो इस वक्त मंसूबे चल रहे हैं वो भी हमारी मुश्किलात को कम कर देंगे। ठीक है। और मुस्लिम लीग नून जो है
क्योंकि एक काम करने का एक खास इरादा रखती है और बड़ी स्पीड से काम कर सकती है, तो तवक्को रखनी चाहिए कि बड़ी तेजी के साथ मामलात जो है उनको बेहतर बनाया यानी जाएगा। आपके ख्याल में ये मंशूर जब PMLN की गवर्नमेंट के लिए काबिल अमल है अगर वो बनाते हैं? जाहिर देखिए बात यह है कि मंशूर जो है वो तो आप तरह तरह का बना सकते हैं, ठीक है, और जो चाहे खुशनुमा बातें करते, और लेकिन मामला तो है कहते हैं ना कि जो पुडिंग का मजा है वो उसके खाने में है। एग्जैक्टली, बात तो अमल करने में है। अगर अमल ना करें दावे जो मर्जी करते रहे। ठीक है। तो अगर आप मुख्तलिफ सियासी जमातों के मंशूर देखें, उनमें बुलंदबांग दावे किए जाते हैं। अब मुस्लिम लीग ने यह भी कहा है कि हम जो हमारा जो निज़ाम तालीम है उसको यकसा बनाएंगे, अस्करियत पसंदी और दहशत गर्दी इसका मुकाबला करेंगे, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, फाटक और कबायली इलाकों को अपने सिस्टम में लाएंगे और उसके साथ इनको पॉलिटिकली अपने साथ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ सनतें लगाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव प्लान होगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि एक ऐसी हुकूमत हमें चाहिए जो करने पर यकीन रखती हो। शाम साहब, माजी में भी तो दो हुकूमतें नहीं है ना इनकी। माजी में अपने मंशूरों को काबिल अमल बनाना या उन पर अमल करने के हवाले से इनका क्या रिकॉर्ड है? देखिए, जो मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो तो बहुत अच्छा। मुस्लिम लीग नून ने जब पहली दफा 1990 में जीता था ना, जी बिल्कुल 1990, उस वक्त उन्होंने उस पॉलिसी का आगाज किया था जिसे डी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी। ठीक। देखिए, इस वक्त भी मुल्क के जो रियासती अदारे हैं वो 400 अरब रुपए जो है उनका खसारा है। अगर इन अदारों को आप रिस्ट्रक्चर कर दें तो 400 अरब रुपए का खसारा तो आप एक साल में कम कर सकते, इतना बड़ा बोझ पड़ गया। और यही कहा है इन्होंने है ना, मुस्लिम लीग नून ने डी नेशनलाइजेशन शुरू की। ये बैंकिंग सेक्टर जो हमारा है उससे पहले तो कर्जों में अटा हुआ था, बोझ चले दबा जा रहा था और इसका बुरा हाल था। तो मुस्लिम लीग ने आकर इसको डी नेशनलाइज किया। कई सनतें जो थी, जो हुकूमत की खसारे में जा रही थी, उनको बेचा और इस तरीके से एक तब्दील किया नक्शा। उस वक्त जो भारत था ना, वो इस पॉलिसी पर नहीं था। अच्छा। भारत ने, मनमोहन सिंह ने बाद में आके यही पॉलिसी इख्तियार की। ठीक। भारत की मईशत बहुत बुरे हालत में थी, पाकिस्तान ने इसमें लीड किया। और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, उस वक्त PTCL को नवाज शरीफ साहब प्राइवेटाइज करना चाहते थे और उनका ख्याल यह था कि उस जितना कर्जा हमारा उस वक्त था, मेरा ख्याल 9 अरब डॉलर के लगभग था, उस वक्त इसकी वैल्यू ऐसी थी कि वो कर्जा सारा इससे अदा हो सकता था। अच्छा। लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी अदारे जो थे उन्होंने इतना शोर मचाया, हमारी एजेंसियों ने, कि ये तो जनाब अगर हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारे सीक्रेट चले जाएंगे, हमारा डिफेंस खतरे में पड़ जाएगा, ये तो एक्सेस मिल जाएगी दूसरे लोगों को हमारे दिफाई निजाम में, और उसकी वजह से मंजिल खोटी कर दी और वो काम ना हो सका। लेकिन आपको बताऊं है कि ये जो मोटरवे बना, ये हाईवेज की तामीर हुई, ये जो हवाई अड्डे बने और फिर उन पे एक्सपोर्ट जोन और इंपोर्ट जोन बनाने के प्रोग्राम थे, वो सारे धरे के धरे रह गए जब नवाज शरीफ साहब की लड़ाई शुरू हो गई गुलाम इसाक से। ठीक है। फिर हुकूमत असेंबली तहलील हुई, फिर उन्होंने वो बहाल हुए सुप्रीम कोर्ट से, वापस आए, फिर झगड़ा हुआ, फिर दोनों मुस्ताफी हुए, सदर भी और वजीर आजम भी। ठीक है। फिर नए इंतखाबात हुए, फिर बेनजीर भुट्टो जीत के आ गए। शाह साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेने के बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी कि किस तरह काबिल अमल बनाया जा सकता है मंशूर को, और माजी का रिकॉर्ड क्या रहा है PMLN की गवर्नमेंट का। तो शाह साहब बता रहे थे कि बेनजीर की गवर्नमेंट आ गई और इसाक खान लड़ाई के बाद मंसूबा जो था धरे का धरा रह गया। ठीक है। यानी सियासी तौर पर मामलात को नवाज शरीफ साहब हैंडल नहीं कर सके और गुलाम इसाक खान साहब से उनकी जो लड़ाई शुरू हुई जी, उसने उनको इख्तिदार से निकाल बाहर किया। फिर दोबारा जब वो आए 1997 में, तो फिर 1998 में उनको एटमी धमाका किया उन्होंने, और वो भी एक उनका एजाज है। लेकिन उसके नतीजे में फिर इकोनॉमिकली एक सूरत हाल तब्दील हो गई, सैंक्शंस लग गई कुछ पाकिस्तान के ऊपर, और यानी मईशत जो थी वो अच्छे हालत में नहीं रही। लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज किया। और सऊदी अरब जो है उनके जो हमारे मौजूदा इस वक्त बादशाह है अब्दुल्ला, उस वक्त वो वली अहद थे, वो भी यहाँ तशरीफ लाए, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ
उन्होंने जब ये एटमी धमाके के मौके पर पाकिस्तान को 5 साल तक मुफ्त तेल देने का अहद किया था, जो उन्होंने निभाया, तो पाकिस्तान की मईशत जो थी वो एक बड़े बहरान से बच गई। जी। अच्छा शाम साहब, ये बताएं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, ये अपने मंशूर के साथ अगर इसकी कारकर्दगी को देखा जाए तो ये कहां तक है? क्योंकि इसका मंशूर तो एक ही कहा जाता था, रोटी कपड़ा और मकान। देखिए, वो तो भुट्टो साहब का मंशूर था ना, वो रोटी कपड़ा और मकान, और उसमें उस रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में उन्होंने तमाम इंडस्ट्री हमारी जो थी उसको नेशनलाइज कर लिया, और उससे एक बड़ी सूरत हाल खराब हो गई, और वो खराब जो सूरत हाल है उसने हमारी सनत को तबाह कर दी, और जो ज़राअत है उसको उन्होंने कुछ किया नहीं। ज़राअत को तकसीम करना चाहिए था, ज़राई इस्लाहात करनी चाहिए थी, बड़ी बड़ी ज़मींदारियाँ ख़त्म करनी चाहिए थी, वो ख़त्म नहीं की गई, और ये एक बहरान में मुब्तला कर दिया गया। उसके नताइज को हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये जो मौजूदा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इसने गवर्नेंस के प्रॉब्लम तो बहुत पैदा हुए हैं इसके, लेकिन सियासी तौर पर इसने मुल्क को आगे बढ़ाया है। शामी साहब, ये फोन के कुर्ब की वजह से आपकी आवाज थोड़ी सी मुतासिर हो रही है। हाँ, नहीं, मैंने फोन बंद कर दिया। ठीक है, अब वो जो इसको जरा दूर भी कर दीजिए। चलिए, दूर भी कर दीजिए जी। जितने दूर आप हैं उतना कर जी। तो ये बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना एक इरादा कर ले तो फिर वो काम कर गुजरते हैं जी, कुछ हो जाए, ये उनकी खसूसियत है। ठीक है। लेकिन ये जो हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इसको भी आप यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जो इख्तियारात हैं वो असम्बली को मुंतकिल किए, 58(2) भी ख़त्म की, प्रेसिडेंशियल पावर्स को कर्टेल किया, ख़त्म कर दिया। तो ये भी एक बड़ी बात थी। ठीक। तो सियासी और आईनी तौर पर तो उन्होंने बहुत पेशरफ्त की है, लेकिन गवर्नेंस के मामले में हालात ख़राब हो गए। यानी जो नवाज शरीफ की कमज़ोरी थी वो यहाँ पे स्ट्रेंथ है। नहीं, नवाज शरीफ साहब जो थे वो उस तरह मुफाहमत की पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा सके अपने इक़्तिदार में। ठीक है। और उसके मसाइल पैदा हुए, लेकिन फिर अब तजर्बा अब आ गया है, लेकिन तजर्बे से बड़ी दौलत और। अच्छा शाम साहब, अब इंतखाबात आने वाले हैं, पीटीआई की तरफ से भी बहुत सारी पॉलिसीज का ऐलान किया गया है। उन्होंने अभी तक बाकायदा मंशूर का ऐलान तो शायद अभी नहीं किया, नहीं, लेकिन उनको पीसेस में तो आ गया, पीसेस में तो आ रहा है, उनकी भी तरजीहात जाहिर है, उनके पास भी अच्छी टीम है, और इनके पास तो सरताज अजीज साहब की क़यादत में ये टीम काम कर रही थी। मुस्लिम लीग के तमाम बड़े बड़े इसहाक डार साहब उसके अंदर बहुत नुमाया लोग उसमें शरीक थे, और उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद दस्तावेज बनाई है। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी तो वो अपने मंशूर पर अमल करेगी। अच्छा शामी साहब, ये वोटिंग डिसीजन की बुनियाद हो सकता है मंशूर, यानी कि यहाँ रस्मी कार्रवाइयां ही हैं जमातों की तरफ से? नहीं, रस्मी कार्रवाई, ये बहुत सारी चीजें मिलकर एक पैकेज बनता है ना। और अब तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, उसकी वजह से एक लोगों में बड़ी आगाही पैदा हुई है, तो इन चीजों पर गौर खौफ भी शुरू हुआ है। अब मंशूर की अहमियत पहले से बढ़ गई है। अच्छा, अब लोग सोचेंगे कि आपने कौन सा मसला हल करना है, किस तरह हल करना है, वसाइल कैसे इकट्ठे करने हैं, कैसे आप ये कहते हैं कि जीडीपी टू टैक्स रेशियो हम 15% कर देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान के जो मौजूदा वसाइल हैं कमोबेश दोगुना हो जाते हैं। ठीक है। तो बहुत से आप उससे अखराजात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वसाइल में इजाफा नहीं करते, टैक्स रेशियो नहीं बढ़ाते, और तबका जो उमरा का है उससे पैसा वसूल नहीं करते, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन शाम साहब, हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला अमन अमान है, लाइक कराची, हमारा जो कराची आज भी डिस्टर्ब्ड है। आपको पता अमन अमान का तो ये सूरत हाल है कि जब हकीम मोहम्मद सईद की शहादत हुई, उनको गोली मारी गई, तो उस वक्त वहां PMLN की हुकूमत थी, लियाकत जतोई साहब वजीर आला थे, और MQM जो थी वो उनके साथ इत्तेहादी थी। ठीक है। उस वक्त इल्जाम लगा बाज ऐसे लोगों पर जिनका ताल्लुक MQM से था। तो नवाज शरीफ साहब ने वो हुकूमत जो थी उसको खत्म कर दिया, अपनी हुकूमत। तो ये वो जो ठान ले वो कर लेते। तो क्या कराची के मामलात को सुधारने में PMLN को रोल प्ले कर सकती है? देखिए, कराची के मामलात को सुधारने, किसी भी मामले को सुधारने के लिए आपको एक अज़्म चाहिए होता है, एक फैसला करना होता है। इस वक्त जो कराची की सूरत आपने देख लिया क्या हुआ। कल जब MQM ने ऐलान किया कि कारोबार बंद कर दिया जाए, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरे शहर में गोलियां चलनी शुरू हो गई और दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी लोगों ने। वो कौन लोग थे जो गोलियां चला रहे थे? किसके कारकुन थे वो नामालूम जो थे। मुझे एक SMS आई थी ना कि हम तो अब नामालूम को वोट देंगे, क्योंकि नामालूम अफराद ने बस को आग लगा दी।
ठीक है। नामालूम अफराद ने 6 आदमियों को हलाक कर दिया, नामालूम अफराद ने बैंक पे डाका डाल दिया, नामालूम अफराद ने रेलवे पटरी पे धावा बोल दिया। तो उन्होंने कहा जब नामालूम अफराद ये कुछ कर सकते हैं तो फिर हम तो अब उन्हीं को वोट देंगे अब इलेक्शन। आप मुझे बताइए कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए और जवाब भी उसका मिलना चाहिए कि ये लोग जो फायरिंग कर रहे थे कराची में और दुकानें बंद करा रहे थे, ये कौन थे, किसके कारकुन थे? शाम साहब, इन्होंने अभी अपने जी, अब बात यह है, कराची हो, बलोचिस्तान हो, फाटा हो, एक अज़्म चाहिए अस्करियत पसंदी का मुकाबला करने के लिए, फिरका वारियत का मुकाबला करने के लिए। अज़्म के बगैर बेमार्का दुनिया में उभरती नहीं कौमें। अज़्म जरूरी है और मुझे तवक्को रखनी चाहिए कि अगर मुस्लिम लीग नून, अब तो ये वोटर्स पर मुनहसर है, मुस्लिम लीग नून आएगी तो पूरे अज़्म के साथ रास्ते पर सफर करेगी और पीपल्स पार्टी जो है जहां जहां उसको इक़्तिदार नसीब हुआ, कोशिश करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि वो भी अपने तजर्बे से कुछ सीख ले। चलो सब एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी मंशूर के हवाले से PMLN के। शामी साहब, वैसे सूबाई हुकूमत ने कितना अपने मंशूर पे अमल किया? सूबाई हुकूमत इनके पास है ना, पंजाब गवर्नमेंट। देखिए, जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है ना, उसको जब दूसरे सूबों के मुकाबले में आप खड़ा करते हैं तो फिर तो उसकी दाद देनी पड़ती है। ठीक है, बेहतर गवर्नेंस है, यहाँ करप्शन ऊपर के लेवल पे नहीं थी, मंसूबे तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल हुए हैं और बहुत कुछ काम हुआ है। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल इसको सिर्फ इसको देखें और ये देखें कि इसकी तरजीहात क्या थी, इसकी मनसूबा बंदी क्या थी, तो फिर आप कुछ ज़्यादा खुश नहीं होंगे। मायूस हो जाते? नहीं, मायूस तो नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि इसमें तरजीहात का तयन नहीं किया गया, प्लानिंग नहीं की गई और एक हैफेजर्डली चीज़ें की गई विम्स के ऊपर, जो बात ज़हन में ये लगता था ऐसा जी। और देखिए, बलदियाती अदारे हैं, 5 साल में उनके इंतखाबात नहीं हुए। मंशूर में तो कह रहे हैं मंशूर में 6 महीने में करा देंगे आप। तो ये सवाल तो पैदा होंगे। और अभी मुझे ये गयास बलबन साहब का SMS आया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने जुमे की छुट्टी खत्म कर दी थी जी, और जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू की थी, तो अब वो जुमे की छुट्टी जो है दोबारा शुरू करें और गलती का अजाला करें। अच्छा, ये गलती थी? यानी वो कहते हैं ये गलती थी। अच्छा। तो इससे लोगों को नमाज जुमा पढ़ने में तकलीफ होती है। ठीक। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डूअर हैं, यानी करके दिखा सकते हैं। अच्छा शामी साहब, और देखिए शहबाज शरीफ साहब भी हैं। ये जो बस है ना, जिस पर दो मर्जी तनकीद करें आप, 11 महीने में 27 किलोमीटर लंबा टुकड़ा सड़क का जिस नौइयत का मुकम्मल हुआ है, उस पर तो आप दाद देंगे ना, बड़ी हिम्मत से काम किया गया है। अच्छा शामी साहब, अपने मंशूर में कह रहे हैं 3 सूबे बनाएंगे, सूबे का बिल सेनेट से मंजूर हुआ है तो बाहर आके मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, पंजाब असेंबली ने करारदाद मंजूर की थी जनूबी पंजाब और बहावलपुर के 2 सूबे बनाने की। ठीक है। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो उस पर कमीशन बनाया, उस कमीशन ने एक यकसर नई सिफारिश पेश कर दी और नया बिल आ गया, जनूबी पंजाब बहावलपुर, जिसे हमारे चौधरी निसार अली साहब ने कहा बीजेपी। तो अब ये एक नया सूबा तश्कील करने का एक रेजोल्यूशन ले आए, पंजाब असेंबली की करारदाद से बिल्कुल हटकर। अच्छा। और सेनेट ने अब इस बिल को मंजूर कर लिया है, लेकिन इसमें बहुत सी खला है। सेनेट में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, वसाइल की तकसीम कैसे होगी, दरियाई पानी की तकसीम कैसे होगी, ये बहुत से मामलात हैं जो तय नहीं किए गए और कमीशन का मकसद ही ये था ये चीजें तय करके। और ये जो बिल है सेनेट में, ये पंजाब असेंबली की करारदाद को मुस्तरद करके बनाया गया है। क्या ऐसा कर सकता था सेनेट? नहीं, सेनेट को मसला ये है कि ये बिल जो है जी असर नौ मंजूर कराना पड़ेगा 2/3 अक्सरियत से पंजाब असेंबली से। अच्छा। और कौमी असेंबली से। ठीक है। ना कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत है पीपल्स पार्टी के पास, और ना सूबाई असेंबली में है। इसका मतलब यह है कि यह बिल सर्द खाने में पड़ा रहेगा। अच्छा। अगर वो
पंजाब असेंबली की करारदाद के मुताबिक 2 सूबे बनाने का बिल पेश करते, फिर मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। अच्छा, वो उसके हक में वोट देने पर मजबूर होती, ठीक, उसकी मुखालफत ना कर पाती और आराम से 2 सूबे बन जाते पंजाब में। तो गोया अब सूबे बनते नजर नहीं नहीं, आते। इस वक्त तो बनते नजर नहीं आते, मुस्तकबिल की खबर। वैसे मुस्लिम लीग ने अपने मंशूर में भी जी 2 सूबों की बात की है, वही जनूबी पंजाब और बहावलपुर की, ठीक। और हजारा सूबे की भी बात की है। लेकिन हजारा सूबा बनाने के लिए भी जो पश्तूनख्वा की असेंबली है उससे करारदाद मंजूर करानी होगी। जब तक वो करारदाद मंजूर नहीं होगी उस वक्त तक ये सूबे का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वो मोहसिन लगारी साहब कह रहे थे जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सेनेटर हैं वो कह रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑल्टर का लफ्ज है, नए सूबे बनाने का तो जिक्र ही नहीं है, तो बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकते हैं। देखिए, आल्टर का मतलब यह होगा कि नया सूबा बनेगा ही ना, अल्ट्रेशन से बनेगा ना। सूबे की हदूद जो तब्दील होंगी तो नया सूबा बनेगा ना। कोई जमीन तो और कहीं नहीं खरीद ली आपने कि अफगानिस्तान से कुछ हासिल कर लिया हो या इंडिया से कोई अमृतसर का बयाना कर लिया हो। जब पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है वो 4 सूबे में बटा हुआ है, तो 4 सूबों में जब आप नया सूबा बनाएंगे तो आल्टर ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। वैसे आल्टर एक कुर्बान गाह भी होती है। शाम साहब, एक खबर है जो तहरीक इंसाफ के बारे में, वो है दाखिली इंतखाबात की वजह से तनाज़ात की जद में है, बल्कि आपस में ही मामला खराब आज उनके तहरीक इंसाफ के इंतखाबात लाहौर में होने वाले थे जी, यानी नायब सदर के, जॉइंट सेक्रेटरी के, इस तरह के ओहदों के लिए और फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए। वो नहीं हो सके कि बैलेट पेपर जो है वो सही नहीं छप सका, उसमें कोई नंबर शुमार में गलती हो गई। अच्छा, असल में तहरीक इंसाफ जो है इसने बहुत सा काम बड़ी जल्दी जल्दी करने की कोशिश की है, और आज भी मेरी खुर्शीद कसूरी साहब से बात हो रही थी, वो तहरीक इस्तकलाल में रहे, और तहरीक इस्तकलाल जो है वो भी बड़े इलेक्शन कराया करती थी बाकायदगी के साथ अपने। अच्छा, तो वो हंस रहे थे कि जो इलेक्शन हारता था वो पार्टी छोड़ देता था। जय रहीम साहब इलेक्शन हार गए, पार्टी छोड़ दी। आसिफ वर्दक साहब इलेक्शन हार गए, पार्टी छोड़ दी। तो पाकिस्तान में ये रवायत नहीं है कि लोग पार्टी इलेक्शन में हार के भी पार्टी में रहें। तो अब ये पार्टी के इलेक्शन तो उन्होंने करा लिए, एक ताकत का मुजाहरा भी हुआ है। देखिए, हजारों अफराद ने वोट दिए हैं और इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन एक तो कंपेन इतनी लंबी की गई कि धड़े पैदा हो गए कि 2-3 दिन के अंदर ये अमल मुकम्मल होना चाहिए था, और दूसरा ये मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करनी चाहिए थी। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, मल्टीपल यानी आप अगर जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाला है सदर हो जाता है, दूसरे नंबर पे वोट लेने वाला सीनियर नायब सदर हो जाता है। सेक्रेटरी के लिए जो इंतखाब हो रहा है, ज्यादा नंबर लेने वाला, वोट लेने वाला सेक्रेटरी हो जाता, दूसरा एडिशनल सेक्रेटरी हो जाता या फाइनेंस सेक्रेटरी हो जाता। ये ऐसा नहीं किया गया, इसमें सोच विचार नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने ये जो मैक्रो मैनेजमेंट थी ना, उसका कोई अच्छा मुजाहरा नहीं किया। अच्छा शाम साहब, बात लोग कह रहे हैं कि जी पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन बनाया था ना, ये दरअसल उसकी नाअहली है। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो हामिद खान साहब उसको प्रिजाइड कर रहे थे, जो मुल्क के नामवर और एक बड़े बाइज्जत और बावकार वकील हैं, ठीक है, और उनकी अपनी जिद्दोजहद है, और गैर जानबदार, किसी ना दबाव में आते हैं ना लालच में। तो इस तरह का शख्स था, लेकिन इतना बड़ा काम था, पहले लाखों अफराद जो है उनसे वोट लेना, फिर अपने उसको, और वक्त कम था, और फिर उन्होंने जो टेक्नोलॉजी उसमें लगाई, उसके लिए बनवाई, यानी मशीनरी सारी उसके लिए जो कंप्यूटराइजेशन उसकी की, वो भी बड़ा जान जोखों का काम था, SMS के जरिए सब चीजें। अच्छा, अब ये है कि ये काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और पार्टियों के इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है, मगर ये जो पार्टी में अब जूतियों में दाल बट रही है कई जगहों पर, तो उनमें जूतियों में से दाल तो निकाले ना। अब इनको इमरान खान साहब का चैलेंज ये है, लोगों को इकट्ठा करें। ये लाहौर में तो अब्दुल अलीम खान और वो अब्दुल रशीद भट्टी साहब और हमारे ये जो है महमूद रशीद साहब और हाफिज फरत वगैरह, ये एक दूसरे से कोई जफ्फी वफ्फी डाल चुके हैं। इमरान खान साहब ने इनको मलवाया है, खाना भी इकट्ठा खाया है, लेकिन ये काम हर जगह करने की जरूरत है जहां ये झगड़ा पैदा हुआ है। PTI के इंतखाबात में के बाद जो कुछ हो रहा है, ये देख के कोई और पार्टी हिम्मत तो नहीं करने लगी कि इस तरह का काम करे। तो फिर तो आपको कहना चाहिए कि मुल्क के इंतखाबात में जो होता रहा है उसके बाद मुल्क में इंतखाबात ही नहीं होने चाहिए, तो इंतखाबात ही बुरी चीज है।
ब्रेक ले लेते देखिए आमराना खुशबू पैदा हो रही है आप में। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात लेंगे जो फेसबुक पर भी हैं, और फेसबुक पर बहुत सारे सवालात हैं, और टेलीफोन लाइंस पर भी हैं, और SMS के जरिए भी आपके सवालात लेंगे, और शामिल साहब का नुक्ता नज़र मालूम करेंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का, और शामी साहब आपके ऊपर पहला तनकीदी सवाल ये अली वज़ीर साहब ने किया है। अली वज़ीर साहब ने कहा है कि जनाब पहले से ही मीडिया PTI के साथ डिस्क्रिमिनेटरी इम्तियाजी सलूक कर रहा है, और आज आपने भी PMLN की तारीफ की है। तो PMLN का अगर मंशूर अच्छा है या उन्होंने माजी में कोई अच्छे काम किए हैं तो उनका इनकार कैसे कर दिया जाए? ठीक है, तो ये इनकी बात पे तो यकीन करके फिर झूठ बोले आदमी। जो देखिए जो तनकीद है वो तनकीद है। अब मुझे ये ताहिर नवाज मलिक साहब हैं जी, और ये एक ताहिर रसूल हिजाजी साहब हैं। अच्छा। दोनों के SMS आए कि हजूर 5 साल में तो बल्दियाती इंतखाब करा नहीं सके, और मंशूर में लिख रहे हैं कि 6 महीने में करा देंगे, और आप इनकी गोशमाली नहीं कर रहे। तो भाई साहब गोशमाली तो हो गई। ये सवाल तो पूछेंगे लोग, है ना, ये सवाल तो पूछेंगे, इसका जवाब भी सोचना चाहिए उनको। अच्छा शामी साहब, ये हैं जी हबीब खान साहब। हबीब खान साहब कह रहे हैं कि जनाब जो PTI है और इमरान खान ने ना कभी हुकूमत की है ना कभी कोई करप्शन की है, तो फिर भी इनके ऊपर तनकीद क्यों हो रही है? ये भाई तनकीद तो हो रही है उनके दूसरे मामलात पर, उनके पार्टी के इंतखाबात में जो कुछ हुआ है, और एक दूसरे पर जो तनकीद कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो इमरान खान साहब की जो खसूसियात हैं उनका हम सब एतराफ़ करते हैं और जिक्र भी करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और की कोई खसूसियत तो उसका एतराफ़ ना किया जाए या जिक्र ना किया जाए। ये साद हाशमी साहब हैं, आर्किटेक्ट। ठीक है, इनका मैसेज आया है, कहते हैं कि मैंने भी कंटेस्ट किया है सेक्रेटरी यूथ लाहौर के लिए PTI की, और आप हामिद खान साहब की इतनी तारीफ कर रहे हैं, सब मसला ही उन्होंने पैदा किया। तो वो कह रहे हैं हजूर उन्होंने सारी मिसहैंडलिंग की है। अब ये हो सकता है कि उनको ये अंदाजा न हुआ हो कि ये कितना बड़ा काम है और उसको वो निभा न सके। वैसे मैंने तो बात की थी उनकी शख्सियत की और उनके किरदार की। अब अगर उनसे कोई चीज संभाली नहीं गई तो फिर जाहिर है उसकी तारीफ तो नहीं की जा सकती। वैसे एक जरा फुट नोट के तौर पे बता दूं, आज 2-3 दफा मैंने खुद भी उन्हें फोन किया, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहे थे हामिद खान साहब। हाँ, हो सकता है उधरदारियां सुनने में मसरूफ। ख्वाजा शाहिद साहब है कराची से फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं हट के टॉपिक बात करना चाहता हूँ, मुल्क के फायदे के मन के लिए बताना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आदमी जब वोट डालेगा ना, जो अंदर जाएगा कमरे में वोट डालने के लिए, जो नंबर जो पर्ची दी जाएगी उसको हर आदमी अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाए उसके साथ, और जो आदमी वोट ना दे, गरीब आदमी, उसको 500 रुपये जुर्माना करे, और जो मालदार आदमी हो जो 5000 से लेके 10,000 रुपये उनको फाइन करे, हर आदमी कम से कम वोट डाले। इससे होगा कराची में जो आपकी तजवीज जो है वो पहुंच गई है इलेक्शन कमीशन तक और सियासी जमातों तक। वैसे मेरी लियाकत बलोच साहब से आज बात हो रही थी, वो ट्रेन मार्च के बाद लाहौर आए थे, बड़े मुतमईन थे। जो इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा जो आर्जी पते पर लोगों के वोट दर्ज कर लिए जाए और वोट को वोट देने की इजाजत दे दी जाए। हर जो वोट में जो हमारा जो कार्ड है ना, शनाख्ती कार्ड, उसमें एक मुस्तकिल पता लिखा होता है, एक आर्जी पता लिखा होता है। कि मुस्तकिल पता तो किसी गांव के रहने वाले हैं, किसी जगह के रहने वाले हैं, फिर शहर में आ गए, मुलाजमत के लिए कहीं और पहुंच गए। तो बहुत से लोग कराची में ऐसे हैं जो पंजाब से गए हैं या पख्तूनख्वा से रहने वाले हैं या बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, और वो बरसों से वहां मुकीम है, तो उनका आर्जी पता जो है वो कराची का है, तो उनके वोट मुस्तकिल पतों पर मुंतकिल कर दिए गए। ठीक है, ये बड़ा हंगामा था। अब इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया है कि आर्जी पते जो हैं उन्हीं को मुस्तकिल समझा जाएगा वोट के लिए, और वहां वोट डालने का हक होगा। सैमुअल याकूब साहब है शाम साहब रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम सैमुअल याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। अब सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी मिनॉरिटी के हवाले से। सर मुझे अभी इलेक्शन सारे खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हमारे एक सिलेक्शन में मेंबर्स गए होते हैं। पहली तो बात है कि 62% उन पे भी लगे, और उन्होंने 5 साल में अकलियमसियों का नाम लेकर सीट पे बैठे हुए अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी करते हुए जो फंड लिया है वो कहाँ लगाया है
उनका भी एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। 62-63 उनके लिए भी है, आप उनके किरदार को भी चैलेंज कर सकते हैं, उनको भी ईमानदार होना चाहिए, उनको भी दयानतदार होना चाहिए। मसीही होने का मतलब ये नहीं है कि बेईमानी की छूट मिल गई। अनवारुल हक गिल साहब है हासिलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी शमी साहब, आप इनके नून लीग की काफी तारीफें कर रहे हैं। ये बात ये है कि एक अवाम की या आम इंसान की शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ तक इनके किसी भी ओहदे तक रसाई नहीं है। मुझे 1.5 साल हो चुके हैं निगरानी स्कूल हासिलपुर में करप्शन के मामले पे। मैं उनसे बात ना करना मैं चाह रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा इनसे किसी से रास्ता ही नहीं हो सका। मैं रोज लेके 2-3 बार इनके ऑफिस पे, इनके घर, इनके पीए को, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। देखिए, जो हमारी लीडरशिप है उसको पहुंच में होना चाहिए। जो आदमी मिलना चाहे उनको मुलाकात करनी चाहिए, खत का जवाब देना चाहिए। मैं अमेरिका गया तो मुझे कई दोस्तों ने लेटर्स दिखाए जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से आए हुए थे। अच्छा। मुबारकबाद के, रिकग्निशन के, किसी ने कोई कामयाबी हासिल कर ली, किसी ने वोट डाले, पार्टी का काम किया, उनके शुक्रिया के। और अमेरिका के सदर से मिलना उतना मुश्किल नहीं है जितना यहाँ के सियासी लीडरों से मिलना और वजीर आला से मिलना और वज़ीर आला से मिलना मुश्किल है। तो ये जनाब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इनकी फरियाद सुने और जरा अपने मामला पर असर गौर करें। शाम साहब, ये उर्दू तहरीक उर्दू वालों की तरफ से कहा गया है, जनाब ये कह रहे हैं कि शामी साहब इस मंशूर में PMLN के मंशूर की तरफ इशारा है, PMLN के मंशूर में कौमी जबानों का जिक्र है लेकिन उर्दू को सरकारी जबान बनाने का कोई ऐलान मौजूद नहीं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो मगर दस्तूर में लिखा हुआ है और यहाँ तो उसने मुस्लिम लीग ने कुछ भी नहीं किया उर्दू को सरकारी जुबान बनाने के लिए। तो ये तो अब लोगों को मिलके चाहिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। सुप्रीम कोर्ट तो कदम कदम पर दस्तूर याद आता है मगर दस्तूर की ये क्लॉज उसको याद नहीं आती। मजहर साहब है कबालिया से। जी अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सर शामी साहब से सवाल है जी, गैर सियासी सवाल है जी मेरा। जी जी। गैर सियासी? हाँ जी, गैर सियासी सवाल है जी। मैं बात करना चाहता हूँ शामी साहब से। फरमाएं। PTCL का रिटायर पेंशनर हूँ जी। हाँ जी। तो हमारा जो है ना जी 5 साल से जो है ना जी पेंशन नहीं बढ़ा रही हुकूमत जी। गवर्नमेंट अपना हाई कोर्ट थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया हमारे हक में, अपना लाहौर हाई कोर्ट ने भी दिया है। जब अपना परवेज मुशर्रफ साहब थे IT मिनिस्टर अशरफ, उन्होंने भी कहा था जी कि हम आपकी पेंशन बढ़ा देंगे। अच्छा जी, आपकी आवाज जरूर सुननी चाहिए। ये अजीब बात है कि अदालतों के फैसले उन पर अमल नहीं हो रहा, फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए अदालतों को। जी शम्स साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और न सिर्फ आज के प्रोग्राम का बल्कि इस हफ्ते के प्रोग्राम का भी आखिरी ये प्रोग्राम है। और आइंदा इंशाल्लाह हम मंडे को आपकी हम पीर को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सोमवार को आएंगे मेरा। चले, मैं मंडे को आ जाऊंगा, आप सोमवार को आ जाइए। तो आइंदा सोमवार को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।